हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स प्रीलिम 2024 के लिए डेली करंट अफेयर आर्टिकल्स और उस पर फिर बेस्ट क्विज देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को मंजूरी दी है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा इसको डिटेल से। करा संदर्भ 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के सांसदों ने 13 मार्च 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। यह कानून वर्ष 2024 के अंत तक प्रभावी हो सकता है। तो 27 देश यूरोपीय संघ, ये सब भी याद रखना है। मुख्य बिंदु यूरोपीय संसद में सांसदों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम के पक्ष में बहुमत के साथ मतदान किया। इस अधिनियम ने एआई के भविष्य को मानव केंद्रित दिशा में ला दिया है। यह एक ऐसी दिशा है जिसने प्रौद्योगिकी को मनुष्य के नियंत्रण में ला दिया है। कर यह दिशा नई खोजों, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव क्षमता के विकास में मदद करती है। ये पॉइंट देखेंगे। यह एआई अधिनियम तेजी से विकसित हो रही इस प्रौद्योगिकी को विनियमित करने के लिए अन्य देशों की सरकारों के लिए एक प्रारूप में काम कर सकता है। कराए एआई अधिनियम के बारे में। यूरोपीय संघ के अन्य नियमों की तरह इस अधिनियम को देश भी उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षा कानून के रूप में कार्य करना है। क्या है? यह उन उत्पादों या सेवाओं के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण, रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। कराए एआई एप्लीकेशन जितना जोखिम भरा होगा उससे उतनी ही अधिक जांच का सामना करना पड़ेगा। कराए कम जोखिम वाले एआई एप्लीकेशन जैसे सामग्री अनुशंसा प्रणाली या स्पैम फिल्टर को कम कठोर नियमों का पालन करना होगा। निम्नलिखित उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में एआई कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी पड़ेगी। चिकित्सा उपकरण हो, बुनियादी ढांचे जैसे पानी या विद्युत निर्भर आदि। कुछ क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे लोगों के व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाली सामाजिक स्कोरिंग प्रणाली में इसमें एआई का उपयोग नहीं किया जाएगा। पुलिसिंग, स्कूल और कार्यस्थलों में भावनात्मक पहचान वाली प्रणालियों में भी। एआई की अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र है। एआई संचालित रिमोट द्वारा लिए गए सार्वजनिक बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग केवल पुलिस को जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। गंभीर अपराधों जैसे अपहरण या आतंकवाद के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग नहीं किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थोड़ा इसका जनक जॉन मैकार्थी थे, तो ये याद रखिए। यह कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। इसके द्वारा मशीनों में सोचने, समझने, सीखने, समस्या का हल करने और निर्णय लेने संबंधी क्षमताओं का विकास किया जाता है। जनरेटिव एआई एक व्यापक शब्द है। इसका उपयोग ऐसे एआई अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो नई डिजिटल छवियाँ, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट या कोड बनाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइड्स क्या होता है। संदर्भ है हाल ही में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने लैब में छोटे आकार के फेफड़े और किडनी अंग विकसित किए हैं। प्रमुख बिंदु की बात किया जाए तो इस शोध को नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इन अंगों को गर्भ में भ्रूण को बनाए रखने वाले तरल पदार्थ से कोशिकाओं को निकालकर विकसित किया गया है। इन अंगों का विकास शोधकर्ताओं ने 12 गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय से कोशिकाएं एकत्र करके की है। इन अंगों के वैज्ञानिक द्वारा ऑर्गेनॉइड नाम दिया गया है। बच्चों के ऑर्गेनॉइड बनाने का यह पहला प्रयास है। इधर देख सकते हैं शोध प्रक्रिया। इस खोज के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने गर्भ में से भ्रूण से स्टेम कोशिकाएं निकाली। इसके पश्चात उन्हें कोशिकाओं को अलग किया और पहचाना कि वे किस अंग से आई हैं। इनमें से फेफड़े, गुर्दे और आंतों की कोशिकाओं को अलग किया गया और फिर अंगों को विकसित करने के लिए उपयोग किया गया। लाभ है, ये खोज भविष्य में डॉक्टरों को बच्चों के जन्म से पहले ही जन्मजात बीमारियों का इलाज करने में सहायक होगी। इससे गर्भ में ही बच्चों को आवश्यक पोषण प्रदान किया जा सकता है। ये छोटे अंग नई दवाओं के विकास के साथ साथ अंगों की कार्यप्रणाली को समझने में भी सहायक होंगे। नैतिक पक्ष। ब्रिटेन में गर्भपात के लिए 22 हफ्ते की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके पश्चात गर्भ से कोशिकाएं नहीं ली जा सकती हैं। इस समय सीमा के पश्चात वैज्ञानिक भ्रूण के विकास का अध्ययन कोशिकाओं के जरिए नहीं कर सकते हैं। नए शोध के अनुसार गर्भाशय में मौजूद अमोनिक द्रव्य से ली गई कोशिकाओं को लैब में
ऑर्गेनाइड बनाने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। कह रहा है इस दौरान यदि अजन्मे बच्चे में कोई समस्या दिखाई देती है तो जन्म से पहले उसका इलाज करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। कह रहा गर्भाशय में मौजूद अमोनिक द्रव्य से कोशिकाएं लेना किसी भी तरह से भ्रूण या माँ के लिए खतरनाक भी नहीं होता है। इस तरह से स्टेम सेल लेने से भ्रूण के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है। हाइड्रोबिलहार्जिया अमेरिकाना ये क्या है? तो संदर्भ है कि हाल ही में दक्षिणी कैलिफोर्निया की कोलोराडो नदी में कुत्ते को मारने वाले फ्लैट वर्म परजीवी हाइड्रोबिलहार्जिया अमेरिकाना खोजी गई। कर हाइड्रोबिलहार्जिया अमेरिकाना क्या है? कर इसे यूएसए में लिवर फ्लूक परजीवी के नाम से भी जाना जाता है। कर यह परजीवी कुत्ते की त्वचा के माध्यम से कुत्ते में प्रवेश करता है जब कुत्ते संक्रमित घोंघे का सेवन करते हैं या पानी में तैरते हैं। कर यह परजीवी कीड़ा आंतों की परत की नसों में चला जाता है और यहीं पर वह एक वयस्क के रूप में विकसित होता है। कर इसके पश्चात अंडे देता है और जो फेफड़े, पीलिया और यकृत और हृदय में चले जाते हैं। कर इससे कुत्तों में कैनाइन सिस्टोसमियासिस होता है जो यकृत और आंतों को प्रभावित करता है। कर इससे कुत्ते अत्यधिक दुर्बलता एवं कमजोर हो जाते हैं। कर समय पर उपचार न होने से कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। अब है कि लिवर फ्लूक परजीवी का मनुष्य पर प्रभाव होता है क्या? तो इस परजीवी पानी में तैरने वाले मनुष्य में खुजली उत्पन्न कर सकता है। यह मनुष्य की त्वचा में जहाँ वे प्रवेश करता है वहाँ लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, बस यही प्रभाव। तो बिलहार्जिया अमेरिकाना संक्रमण के लक्षण में यदि कुत्ता है तो उसको सुस्ती, भूख में कमी, वजन घटना, दस्त, उल्टी करना, खांसना, पानी पीने और पेशाब में वृद्धि। करे उपचार संक्रमित कुत्ते को पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए तथा कुत्ते के मल का परीक्षण करना चाहिए। कड़ी निगरानी में रखकर इलाज करना चाहिए। कुत्तों को नदियों और आर्द्र भूमि में तैराकी के लिए ले जाते समय सतर्क रहना चाहिए। फ्रांस में 70 मिलियन साल पुराने टाइटनोसोर के कंकाल की खोज हुई है। तो पहले भी हुआ है लेकिन हाल फिलहाल भी मिला। संदर्भ हाल ही में फ्रांस में 70 मिलियन साल पुराने एक टाइटनोसोर के जीवाश्म की खोज की गई है। 70 मिलियन साल, ठीक है। कर इस विशाल जीवाश्म की खोज मई 2022 में जीवाश्म विज्ञानी डेमिनियन बोसेटो ने दक्षिण फ्रांस के क्रूजी गांव के मेंटोली रिस जंगल में की। कर ये जीवाश्म लगभग 10 मीटर लंबे, 32.8 फुट लंबे टाइटनोसोर का है। हाल ही में सामने आए 70% पूर्ण टाइटनोसॉर कंकाल को खुदाई के दौरान विभिन्न डायनासोर और कशेरुकियों की जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। चलिए इधर देखते हैं। करे इनमें रब्डोडन टाइटनोसोर के समान एक शाकाहारी जानवर और थेरोपोड और मगरमच्छ जैसे मांसाहारी जानवरों के कंकाल के जीवाश्म भी प्राप्त हुए। कर टाइटनोसोर का कंकाल वर्तमान में आगे के अध्ययन के लिए क्रूजी संग्रहालय की प्रयोगशाला में रखा गया है। कर इससे पहले भी टाइटनोसोर के जीवाश्म यूरोप में पाए गए हैं, ठीक है। कर इससे यह खोज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। इसके पूरे नमूने की खोज से यह निर्धारित किया जा सकेगा कि यह एक नई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है या किसी ज्ञात प्रजाति का। तो टाइटनोसोर के बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि यह सॉरोपोड डायनासोर परिवार से संबंधित है। तो ठीक है, खोज के अनुसार हमको बांट दिया गया है, तो इस याद रखना है टाइटनोसोर सॉरोपोड डायनासोर परिवार से संबंधित है। यह पृथ्वी पर 14.35 करोड़ साल से लेकर 6.6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे, अर्थात जुरासिक युग से लेकर क्रेटेशियस अवधि के अंत तक। कर ये लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव हैं, ठीक है। कर ये लगभग 10 से 24 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन लगभग 40 टन से अधिक होता है। इसके जीवाश्म अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एवं भारत आदि देशों में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क में टाइटनोसोर के अंडे पाए गए हैं। विलुप्त होने के कारण डायनासोर की लगभग 2000 से अधिक प्रजातियां अस्तित्व में थी। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं। उल्कापिंड कर वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे वातावरण में घातक गैस, वाष्पीकृत चट्टान और धूल से भर गए। इसके पश्चात एक विनाशकारी परिवर्तन हुआ जो वर्षों तक चलता रहा, जिससे बहुत से जीवों का जीवन समाप्त हो गया। कर इसके साक्ष्य में मैक्सिको के तट पर पाया गया 93 मील चौड़ा गड्ढा शामिल है, जो इस सिद्धांत का समर्थन प्रदान करता है। ज्वालामुखी कर अलग अलग जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट से हजारों वर्षों में वायुमंडल में प्रवेश करने वाली धूल और राख धीरे धीरे इतनी मोटी हो गई कि इसने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पेड़ एवं पौधे समाप्त हो गए। इसके परिणाम स्वरूप पौधे पर आश्रित डायनासोर की प्रजातियों का अस्तित्व समाप्त हो गया।
तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर प्रतिबंध। तेल रहित चावल की भूसी पर निर्यात पर प्रतिबंध। तो देखते हैं संदर्भ में कि 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने डी ऑयल चावल की भूसी को निर्यात पर प्रतिबंध को 4 महीने से बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 तक कर दिया है। मुख्य बिंदु कर इसकी आधिकारिक अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी कर दी है। सरकार ने जुलाई 2023 में इसके निर्यात पर 4 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, अब 31 जुलाई 2024 तक। उद्देश्य है कि प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य दूध की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को कम करना है। चावल की भूसी से निकाले गए तेल रहित चावल की भूसी जो होता है सर्वाधिक उपयोग मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता है। कर रहा है नकारात्मक प्रभाव, वो तो सकारात्मक प्रभाव है कि भूसी यदि भारत में रहेगा तो यहाँ के जो मवेशी है खाएगा और दूध अधिक देगा। कर डी ऑयल चावल की भूसी का कुल निर्यात इसके उत्पादन का केवल 6% है। निर्यात 6% भारत से दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो डी ऑयल चावल की भूसी डी ऑयल राइस ब्रांड कर इस पर लगे प्रतिबंध से धान किसानों के साथ साथ प्रोसेसर और निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिबंध के कारण उन्हें अपनी उपज पर बेहतर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तेल रहित चावल की भूसी, ठीक है, कर चावल की भूसी से कच्चा तेल निकालने के बाद जो है DOR भी प्राप्त होता है। तो ये जो बचा हुआ भूसी है ना, करैया चावल की मिलिंग प्रक्रिया अर्थात धान से चावल बनाने की प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है। यह मिलिंग प्रक्रिया से उत्पन्न कचरे की मात्रा को भी कम करता है। यह प्रोटीन का एक उच्च गुणवत्ता वाला स्रोत है और जो पशु आहार में प्रोटीन सामग्री को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें पाचन योग्य प्रोटीन अधिक होता है। मवेशी इससे अधिक हो सकता है तो अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। इससे मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह चारा का अपेक्षाकृत सस्ता घटक है। 29 2024 कर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों में के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना को मंजूरी दे दी है। 29 2024 है आखिर क्या उद्देश्य है इसका, क्या ये देखेंगे। करे इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्रों के राज्यों में उद्योगों का विकास और रोजगार सृजन करना है। ये सीमेंट और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय रूप से हानिकारक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हुए निवेश को आकर्षित करने, मौजूदा निवेशों को पोषण करने तथा नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो योजना अवधि, यह योजना अधिसूचना की तिथि से 8 वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 31.03 यानी कि 31 मार्च 2034 तक प्रभावी रहेगी। कर योजना की पूरी लागत 10,037 करोड़ है, जिसे प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए 10 वर्षों एवं अतिरिक्त 8 वर्षों में विभाजित किया गया है। अगर उत्पादन की शुरुआत की बात किया जाए तो ये पॉइंट है, ठीक है। उत्पादन की शुरुआत सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण के अनुदान से 4 वर्ष के भीतर अपना उत्पादन संचालन करना शुरू होगा। अगर जोन वर्गीकरण की बात किया जाए तो प्रोत्साहन के लिए जिले में जोन ए औद्योगिक रूप से उन्नत तथा जोन बी औद्योगिक रूप से पिछड़ा में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कर निधि आवंटन की बात किया जाए तो भाग ए परिव्यय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है और 40% फर्स्ट आउट आधार पर आवंटित किया जाएगा या किया गया है। कर निवेशकों के लिए प्रोत्साहन की बात किया जाए तो यह योजना निवेशकों की नई इकाइयाँ स्थापित करने अथवा वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने हेतु GST परियोजना के आधार पर वर्गीकृत विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे पूंजी निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान और तीसरा है GST के शुद्ध भुगतान से जुड़ी नई इकाइयों के लिए विनिर्माण एवं सेवा से जुड़े प्रोत्साहन जोन के आधार पर ऊपरी सीमा के साथ। कार्यान्वयन समिति की बात किया जाए तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों की देखरेख में राज्यों के सहयोग से योजना को लागू करेगा। अब है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्कूलों की शुरुआती रैंकिंग में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के बाद विश्व स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कर रैंकिंग इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्कूलों की रैंकिंग के लिए एक नया मॉडल सार्वजनिक स्वास्थ्य अकादमिक रैंकिंग शीर्षक वाली रिपोर्ट का हिस्सा है। कर इस परियोजना का उद्देश्य अकादमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली को बनाना है।
करे PHFI को वर्ष 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक सार्वजनिक निजी पहल है जिसमें भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद, सरकारें, एजेंसियां एवं नागरिक समाज समूह शामिल होते हैं। करे यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नीति निर्माण हेतु भारतीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करने का प्रयास करता है। PHFI की रणनीति जो निवारक, चिकित्सीय एवं प्रचार सेवाओं पर केंद्रित है, वैश्विक की स्थिति के साथ साथ भारतीय स्थितियों में भी इस तरह के मुद्दे का समाधान करती है। PHFI द्वारा बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में 6 संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नीतियों को सूचित करने के साथ ही सहायता भी प्रदान करना है। अभ्यास लामतीय 2024 क्या है? तो करिए अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित हो रहा है। करिए भारत और सेशल्स के बीच लामतीय सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण है। भारत और सेशल के बीच लामतीय अभ्यास, यही तो इतना याद रखना है। कर वर्ष 2001 से आरंभ इस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन सेशल्स में होता रहता है। 2 साल पे होता है, ये ध्यान रखना है। क्रियोल भाषा में लामतीय का शब्द अर्थ होता है मित्रता होता है। चलिए अब है क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है? करिए क्रिप्टो करेंसी यानी जैसे बिटकॉइन द्वारा नई क्रिप्टो करेंसी सृजित करने और नए लेन देन को सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के विशाल एवं विकेंद्रीकृत नेटवर्क ब्लॉकचेन को सत्यापित और सुरक्षित करते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर क्रिप्टो करेंसी को सत्यापित करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं चूज बेस्ड ऑन। तो पहला आपको दिख रहा होगा, हाल ही में यूरोपीय संसद में पारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है देखना है। फिर अधिनियम के लागू होने के 1 साल के अंदर EU के सदस्य देशों को प्रतिबंधित AI सिस्टम पर प्रतिबंध लगाना होगा। तो ये गलत है, 6 महीना हमने पढ़ा था, ठीक है। कह रहा है ब्रुसेल्स में AI का कार्यालय बनाया जाएगा। इस कार्यालय को सामान्य प्रयोजन वाले AI सिस्टम के लिए कानून लागू करने और पर्यवेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और ग्रेट ऑर्मड स्ट्रीट हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने लैब में छोटे आकार के फेफड़े और किडनी विकसित की है। तो ये तो हमने पढ़ा। इन अंगों को गर्भ में भ्रूण को बना रखने वाले तरल पदार्थ से कोशिकाओं को निकालकर विकसित किया गया था, ये भी पढ़ा। इन अंगों को वैज्ञानिक द्वारा ऑर्गेनाइड नाम दिया गया, ये भी पढ़ा। तो सभी सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में दक्षिण कैलिफोर्निया के कोलोराडो नदी में कुत्ते को मारने वाले प्लेटफॉर्म परजीवी हाइड्रोबिलहार्जिया अमेरिकाना की खोज की गई है, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है ना। इसे सबसे पहले मुख्य रूप से टेक्सास और अन्य खाड़ी तट राज्यों में देखा गया था। तो ये भी सही है। परजीवी कुत्ते की त्वचा के माध्यम से कुत्ते में प्रवेश करता है, जबकि कुत्ते संक्रमित घोंघे का सेवन करते हैं, पानी में तैरते हैं। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में फ्रांस में 70 मिलियन साल पुराने एक टाइटेनोसॉर की जीवाश्म की खोज की गई है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। जीवाश्म लगभग 10 मीटर लंबे 32.8 फुट लंबे टाइटेनोसॉर का है। तो ये भी सही है। इससे पहले टाइटेनोसॉर के जीवाश्म यूरोप में कभी नहीं पाए गए हैं, तो पाए गए हैं, ये हमने देखा था। तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 29 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों में उद्योगों का विकास और रोजगार सृजन करना है। दूसरा है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समितियों की देखरेख में राज्यों के सहयोग से योजना को लागू करेगा। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है। सत्य ही बताने इसलिए पहला, क्योंकि हमने देखा था पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में, ना कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये आपके लिए माजुली मास्क आपके आर्टिकल से नहीं है, ठीक है, जहाँ तहाँ से। माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्न से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम में से। यहाँ पे है कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन, अब क्वेश्चन और हो सकता है अगले दिन से बढ़ा देंगे। भारतीय और नहीं 1 लाइनर, बाकी तो 5 क्वेश्चन वो रहेगा UPSC लाइव। भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था किस मामले में भिन्न है? तो भारत और ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था, ये भी आप ही को बताना है। सामूहिक मंत्रालय जिम्मेदारी,
बी है सरकार के प्रमुख और राज्य के प्रमुख, सी है न्यायिक समीक्षा और डी है सरकार के कामकाज के मामलों में कन्वेंशन। तो ये 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। ठीक है।